हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी मॉक टेस्ट 4, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए जो आपकी अपकमिंग प्री एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये मिनी मॉक टेस्ट। इससे पहले जो है 3 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, बेसिकली ये बिहार दरोगा को ध्यान में रखे हुए ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट सारे डाले गए हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें जीके जीएस सारे क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप पीडीएफ से जो है बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इस मिनी मॉक टेस्ट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक बात बता देगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी बिहार दरोगा का जो है प्री का तैयारी कर रहा है उसको जो है ये वीडियो शेयर कीजिए और उसको जो है बताइए कि इस पर जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले जाते हैं इस चैनल पे। तो कंटिन्यू जो है आप रेगुलर अपडेट के साथ जुड़े रहिए इस चैनल से, तो और अपना तैयारी और बेहतर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, और संविधान 263 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सरकारिया आयोग जो है सरकारिया आयोग के सिफारिश पर पहली बार जो है 1990 ईस्वी में सरकारिया आयोग के सिफारिश पर पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1990 में सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट थे आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ताकि आपको पता चल सके कि आपका तैयारी जो है वह किस लेवल का है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान मूल अधिकारों के अंश नहीं है। मूल अधिकारों के अंश नहीं है ये बताना है आपको। कौन से संविधान के जो दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। तो ये है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ये जो है मूल अधिकारों के अंश नहीं है। संविधान के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है राज्य जो है कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रयास करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो है प्रयास किए जाते हैं किसके द्वारा, डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है ये प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य कर्मचारियों के लिए किया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघीय मंत्री परिषद की सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। भारत में संघीय मंत्री परिषद होता है ना, तो उसके जो कुल सदस्यों की संख्या है जो उससे कितने से अधिक नहीं हो सकती है ये बताना है आपको। जितने मंत्री रहते हैं उससे कितने सदस्यों से जो है अधिक नहीं हो सकती है। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो गया। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्याओं के। इस बात का आपको ध्यान रखना, लोकसभा हो जाएगा ना कि संसद। आप जल्दबाजी में टिक कर दें, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो जाएगा, संसद नहीं होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और उसके बाद आंसर टिक करना। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। कौन सा विभाग जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। अगले क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं।
कि जो ये जो है 15 लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है ये 51वां संविधान संशोधन जो है वह 2003 के तहत जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ये किया गया था कि लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है केंद्र तथा राज्य में वह लोकसभा के मतलब कि सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 51वां संविधान संशोधन 2003 में संशोधित करके किया गया था। तो इस क्वेश्चन से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना। 91st संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ऐसा किया गया था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, विधि कार्य। विधि कार्य जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। बाकी जो है आंतरिक सुरक्षा विभाग जितने भी हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राजभाषा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के विभिन्न आता है। सीमा प्रबंधन विभाग जो है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जम्मू कश्मीर के कार्य विभाग जो है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? किसी भी न्यायालय के प्रति जो है राष्ट्रपति वो जवाबदेह नहीं होंगे अपने पद की जो है शक्तियों के प्रयोग के लिए। ये बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या होगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 361। अनुच्छेद नंबर 361 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद की शक्तियों के लिए किसी भी भारत के न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 71 जो है ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के जो है चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 71, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 143 ये आपने नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। अनुच्छेद 143 क्या बताता है? अनुच्छेद 143 बताता है क्या राष्ट्रपति की जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति की जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था ये बताना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आयु है मतदान करने का, वोट डालने का, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखना आपको, 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में ये किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर जो है सदस्य जो है तुरंत सदन में चाहता है उसे डैश प्रश्न कहते हैं। उसको किस तरह का प्रश्न कहते हैं ये बताना है आपको। तो उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। किस तरह का प्रश्न कहते हैं? यदि सदन जो चल रहा है, संसद का सदस्य जो है सदन चल रहा है और उसमें जो सदस्य हैं वह किसी भी प्रश्नों का उत्तर जो है वह तुरंत चाहता है सदन में, तो उस प्रश्न को क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। याद रखना आपको, तारांकित प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ये बताना है आपको। कितने सीटें जो हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 131। 131 सीट जो है वो आरक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है, अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? ये 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो ये है 47। और दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 131। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इसमें टोटल पूछा गया है तो 131 हो जाएगा। और सेपरेट यदि पूछ लिया जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 84 हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 47 सीट जो है आरक्षित है। कहाँ पे? लोकसभा में ये सीटें आरक्षित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा में जो है धन विधेयक जो है, ध्यान रखना आपको, विधानसभा पूछा जा रहा है। धन विधेयक जो है किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये पेश किया जाता है किसके? राज्यपाल के सहमति से। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि विधानसभा पूछा गया, लोकसभा नहीं पूछा गया है। लोकसभा पूछा जाता तो राष्ट्रपति आंसर हो जाता। ओके, और यदि विधानसभा पूछा है इसलिए जो है राज्यपाल की अनुमति के बाद जो है विधानसभा में
धन विधेयक पेश किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 35 वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और 35 वर्ष जो वह कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित के होने योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य जो है वह निर्वाचित होने योग्य हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचन के समय जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह के लाभ के पद पे, कोई भी लाभ के पद पे, किसी भी तरह के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, नहीं तो वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट योग्यता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? मदन मोहन पुंछी आयोग जो है किसके गठन के लिए किया गया था? तो ये केंद्र राज्य संबंध के गठन के लिए किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था? 2007 ईस्वी में ये गठित किया गया था। याद रखना, ईस्वी डेट भी पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन पुंछी आयोग जो है किस वर्ष गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2007। ओके। और मदन मोहन पुंछी आयोग जो है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था 2007 में। लेकिन ये अपना रिपोर्ट जो है कब सौंपा गया, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रिपोर्ट ये कब सौंपा। तो रिपोर्ट सौंपा ये कब? 2010 में। कब सौंपा अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को? 2010 में। लेकिन गठन कब हुआ था? 2007 में। इस बात का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये केंद्र और राज्य से संबंध है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत धारा नहीं है? कौन सी एक शीत धारा नहीं है? तो ये हो जाएगा कुरुशियो धारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कुरुशियो धारा जो है ये प्रशांत महासागर की एक गर्म जल धारा है। याद रखना आपको, ये गर्म जल धारा है। बाकी सारे जो दिए गए ऑप्शन है ये जो है शीत धारा है, महासागरीय धारा। और कनारी धारा जो ये अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर की है, अटलांटिक महासागर की। और कैलिफोर्निया धारा ये जो है ये भी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, ठंडी जल धारा है। और फॉकलैंड धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की है, अटलांटिक महासागर की क्या है? ठंडी जल धारा। बाकी तीनों ठंडी जल धारा है, लेकिन कुरुशियो जो है ये गर्म जल धारा है। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा कौन सा शीत धारा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कुरुशियो धारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि आपको पता चले आपका तैयारी जो है वह किस लेवल का है। ओके, शीतोष्ण कटिबंध, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार एसआई का, उसको ये वीडियो सेंड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और बेनिफिट उठा सके। अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि तैयारी जो है बिहार दरोगा का बेहतर हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो है वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेसोफाइट के नाम से। याद रखना आपको, मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। और ट्रोपोफाइट जो है ये कहाँ पे जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय में जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला में जाना जाता है ट्रोपोफाइट के नाम से। और जेरोफाइट हो गया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए? मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। और क्रायोफाइट हो गया किसके लिए? ये टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र के लिए। टुंड्रा और जहाँ पे ठंडा ज़्यादा है, शीत प्रधान क्षेत्र के लिए जो है क्रायोफाइट वनस्पति कहा जाता है, शीत प्रधान। ध्यान रखना आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए जेरोफाइट, और क्रायोफाइट के लिए टुंड्रा या शीत प्रधान, जहाँ ठंडा ज़्यादा है वहाँ के लिए जो है इस वनस्पति को इस नाम से जाना जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध के लिए मेसोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? निम्न में से कौन सा जो स्थल रुद्ध देश नहीं है ये बताना है आपको। स्थल रुद्ध देश इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कोलंबिया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कोलंबिया जो है ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी तीनों जो है ये स्थल रुद्ध देश हैं। आर्मेनिया, बेलारूस, लग्जमबर्ग, ये जो है स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पे? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है बी, सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय
पार्क है और ये नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आसाम में है, नहीं सॉरी, काजीरंगा जो है वो कहाँ पे है, आसाम में है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आसाम में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सॉरी मिस्टेक हो गया। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, बहुत सारे हैं। और आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, इस बात का आपको ध्यान रखना। आसाम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखॉय नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क हैं। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, कमलांग नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क और कमलांग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन से संबंधित इतना फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं नेशनल पार्क के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जायद फसल का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा पटसन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पटसन जो हुआ जायद फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे जो है जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल जो है ये मार्च में बोया जाता है, ये फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। मार्च में बोया जाता है और जून में इसको काटा जाता है। कब काटा जाता है? जून में इसको काटा जाता है। इसको जो है जायद फसल कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है, इसमें पटसन नहीं है, बाकी तीनों जो है जायद फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ी जो है वह सही नहीं है? ताप विद्युत परियोजना के में जो है कौन सा जोड़ी सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवास जो है वो गुजरात, ये जो है सही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा जोड़ा सही पूछा जा रहा है, ऑप्शन में कौन सा जोड़ा सही है, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं आपको कट कर देना, इसलिए मिस्टेक हो गया था। कवास जो है वो गुजरात में है, ये ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा है कौन सा सही है ताप विद्युत परियोजना में, तो कोरबा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? ये सही नहीं, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। पूछा जा रहा था इसमें क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो एक ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और रामगुंडम कहाँ है? रामगुंडम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है। और कवास तो है गुजरात में, ये सही है। और तलचर जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तलचर जो है ये उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट ताप विद्युत परियोजना, ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगथंगी और गंजम जो है किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो ये बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, ध्यान रखना आपको। चंगथंगी और गंजम जो है ये बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, याद रखना है आपको। चंगथंगी, गंजम, जमुनापुरी एक जो है ये फेमस है, जमुनापुरी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जमुनापुरी जो वह किस पशु का नस्ल है, तो याद रखना आपको बकरी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातानी जो है वो कहाँ का जनजातीय समूह है, ये बताना है आपको। तो ये है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जो है ये रहता है अपातानी ट्राइब। अपातानी जो वहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये किया जाता है किसी वस्तु का आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये किया जाता है किसका? ये किया जाता है रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है ये सर्वाधिक किसमें होता है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है जल का इसमें सर्वाधिक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आसवन के द्वारा जो अल्कोहल और जल के मिश्रण को
अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया जो वह किस में संश्लेषित होता है ये बताना है आपको। तो ये संश्लेषित होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत में संश्लेषित होता है यूरिया। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम को जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना है आपको। तो ये पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना, 1980 ईस्वी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे संबंधित और भी आपको फैक्ट जो है वो बताते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में किया गया था। वन्य जीव और वन संरक्षण अधिनियम जो ये बता ही दिए 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में पारित किया गया था। ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, आपको ध्यान रखना है, जो कि कब हुआ था? 1980 से लेके 1985 के बीच में जो है छठी पंचवर्षीय योजना का दौरान था। और ये नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? ये 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में जो है किया गया था। किसका? नाबार्ड का स्थापना। इस बात का आपको ध्यान रखना। और शिवरमन समिति के सिफारिश पे किया गया था। शिवरमन समिति जो है उसके सिफारिश पे किया गया था नाबार्ड की स्थापना। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? निम्न में से जो है बताना आपको कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वराज दल के नेता नहीं थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्वराज दल जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज दल का फाउंडर जो 1923 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। और इसमें जो है विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंगर जो है इसमें शामिल थे। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये किया गया डी.के. कर्वे के प्रयास से। डी.के. कर्वे के प्रयास से मुंबई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे डी.के. कर्वे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, इसको जो है सही क्रम में बताना है आपको। तो ये कब हुआ था उसके अनुसार आपको सही क्रम में बताना है। तो नील विद्रोह कब हुआ था ये बताना। नील विद्रोह जो है ये 1860 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1856 ईस्वी में हुआ था। और दक्कन विद्रोह जो है 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह जो है ये 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्रम से जो है आपको क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था कौन? संथाल विद्रोह 1856 में, 2 है, इसमें है 2। उसके बाद 4 हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857 में। और नील विद्रोह 1860 में। और दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 में। याद रखना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे ईस्वी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब की 707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो ये किसके द्वारा संभाला गया था? ये बहादुर शाह प्रथम के द्वारा मुगल सत्ता संभाला गया था, जब औरंगजेब का मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? बिना दुर्ग के जो है एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? तो ये है चन्नूदारो। कौन सा है? चन्नूदारो, जो कि अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसका उत्खनन जो है 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अभी जो है 1931 में किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, जो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु शहर था, चन्नूदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे किया गया था? बेलूर में किया गया था। बेलूर में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, याद रखना आपको, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी?
शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी ये बताना है आपको। तो ये थी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसका अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का? इसके अंतिम शासक था वृद्धर्थ था। कौन था? वृद्धर्थ जो था इसका अंतिम शासक था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया। वृद्धर्थ जो ये मौर्य का जो है अंतिम शासक था। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था वृद्धर्थ। इसको मार के जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया गया था। सॉरी, मिस्टेक हो गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धर्थ। इसको जो है मार के, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना किया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? किस अधिवेशन में ऐसा कहा गया था गांधी जी के द्वारा? ये बताना है आपको कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो ये कहा गया था कहाँ पे? ये कहा गया था कराची अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो किया गया था। किसके? इसका अध्यक्षता इस अधिवेशन का, कराची अधिवेशन का। इसी अधिवेशन के दरमियान जो है गांधी जी बोले थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1936 में। कब की गई? 1936 में की गई। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखना है इसको, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2020 में जारी हरित पथ जो है, हरित पथ मोबाइल ऐप क्या उद्देश्य का? ये करंट अफेयर से संबंधित है, ये बताना है आपको। 2020 में जारी किया गया ये हरित पथ, ये मोबाइल ऐप है। ये किसका? ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो है वृक्षारोपण करना। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री जो है सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है? सौर स्वरोजगार योजना जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। ध्यान रखना आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया था सौर स्वरोजगार योजना। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था हरियाणा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हरियाणा जो है वो पहला राज्य था कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केरल नहीं टिक कर देना है आपको, हरियाणा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? सूर्यधर झील जो है वह किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है सूर्यधर झील। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा रहा पन्ना टाइगर रिजर्व जो वह किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। जो कि चर्चे में था पन्ना टाइगर रिजर्व, जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे मिनी मॉक टेस्ट 4 के जो है इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे 40 क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार एसआई के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसको जो है ये वीडियो जो है बेनिफिट हो सके। और जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो जो है आपका मिस ना हो। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम अब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।